धर्मेंद्र जी कि आप लोगों के पास कुछ बचता नहीं है, इसीलिए आप बार बार ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं, और आज तो सीईसी ने भी ये बात कह दी है। अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी की 400 की हार की हताशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर साफ साफ दिख रही है, और इसीलिए वो कभी कहते हैं कि हम उत्तर भारत में बहुत मजबूत होने जा रहे हैं, कभी कहते हैं दक्षिण भारत में जा रहे हैं। ये जो सैर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय मोदी जी, ये उनका अंतिम सैर है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से लूट करी है, पैसे की जो लूट करी है, चंदे का जो धंधा चलाया है, इसके आगे 5 साल धंधा चलाने का मौका नहीं मिलेगा। और संवेदनहीन उसमें तो और पार्टियों को भी दिए जाने की बात सामने आई है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप इसको उस तरह समझिए कि कोरोना वैक्सीन वाली कंपनी से अगर कोई चंदा ले रहा है, उसकी संवेदनशीलता मर चुकी है। मैं इस बात को कह रहा हूँ। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इतना पैसा चाहिए। यशोदा हॉस्पिटल पे आज रेड पड़ती है ईडी की, 2 दिन बाद पैसा जमा हो जाता है। दूसरी कंपनी पे पैसा जाता है, डॉक्टर रेड्डी पे रेड पड़ती है तो पैसा जमा हो जाता है। मैंने 3 कंपनियों का नाम जानबूझ के लिया है, तीनों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। आप ये कह रहे हैं कि वसूली है, आप वसूली का आरोप लगा। ये शुद्ध ये हफ्ता वसूली है, और ये निम्नतम राजनीति का सबसे निम्नतम और गिरा हुआ अवधेश जी आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र यादव की गलत तरीके से पैसा लिया गया है, चंदा नहीं है, चंदा नहीं करेंगे। नहीं तो ये तो समाजवादी पार्टी को भी मिला है पैसा, कांग्रेस को भी मिला है, तृणमूल कांग्रेस भाजपा से दूसरे नंबर पर है, बीआरएस तीसरे नंबर पर है। सब देखो, ऐसा है कि ये तो लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे पहले की जो चुनावी चंदे थे, राजनीतिक चंदे थे, वो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट था, सब कुछ पारदर्शी था। कम से कम चुनावी बॉन्ड में उसमें इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। चुनावी बॉन्ड में जिस कंपनी ने पैसा दिया है उस बिल्कुल क्लियर है किस कंपनी ने कितना दिया है, पार्टियों को कितना मिला है, इतना तो देश के सामने है ना। तो अब ये बाकी कुछ भी ये आरोप लगाते रहे, 65 से वेदांता कंपनी काम कर रही है, एयरटेल इतनी पुरानी हमारे देश में कंपनी है, तो इन सारी कंपनियों को, और जिस कंपनी को लेके है कि 1368 करोड़, अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उसने किसको किसको कितना पैसा दिया है। किसी भी कंपनी का अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। और जिस समय की बात हो रही है 2023 में उसका 459 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, अगर यही स्थिति है तो। और 2 नाम बहुत लिया जा रहा था, अंबानी और अडानी का। अभी तक इलेक्ट्रल बॉन्ड में उनकी भूमिका नहीं है, ये कंपनी को कहा जा रहा है कि उनके साथ जुड़ना है। तो इसलिए ये जो मुद्दे हैं, इसमें सभी पार्टियां, चूंकि सभी पार्टियों ने चंदा उठाया, 2017 में जब पारित हुआ, नेताओं का भाषण सुन लीजिए उस समय का, तो ये मूल बात ऐसा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पर आपका डिबेट तो दक्षिण भारत पर है। अब वो लोग खींच के, चूंकि दक्षिण भारत में समाजवादी पार्टी कहीं है नहीं, दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी भी कहीं नहीं है, कांग्रेस का स्टेक है, तो इसीलिए ये वहां खींच के ले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनका तो दक्षिण में कुछ नहीं है, इसलिए आप उस बॉन्ड की तरफ फोकस करना चाहते हैं, और कांग्रेस जहां थी वहां भी खत्म हो रही है। कांग्रेस जहां है वहां स्वतः ही आम आदमी पार्टी है, वहां स्वतः ही समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि अपने सहयोगियों की पार्टियों को तोड़ लो, उन्हीं को निपटा दो, उन्हें ठिकाने लगा दो। ये इंडिया अलायंस का कैरेक्टर नहीं है। वो तो कह रहे हैं खुशी खुशी लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता खुशी खुशी जुड़े हैं। पहले तो चाकी पीसिंग, फलाना करिंग और भ्रष्टाचार 70,000 करोड़, उसके बाद ईडी की जांच, और उसके बाद वो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उनके भाजपा में जाने की, वो कोई सहज प्रक्रिया नहीं है, वो असहज है, और देश में उसके ऊपर भारी चर्चा है। लेकिन मैं चुनाव आयुक्त का जो शेर आपने सुनाया, मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूँ। आप भी शेर में जवाब देंगे? नहीं, मैं शेर में जवाब नहीं दूंगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के एक सदस्य, एक चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने अभी 4 दिन पहले इस्तीफा दिया है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया है देश का। और जो 2 नए चुनाव आयुक्तों का चयन हुआ है, उसमें नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने अपना डिसेंट नोट दिया है। क्यों नहीं उस प्रक्रिया में अधीर रंजन चौधरी जी की सहमति है? सहमति से ये तो नहीं रतेंद्र सर, ये तो सवाल खड़े करने वाली बात हो गई ना कि हर चीज में हर बार सवाल खड़े करेंगे। ये कह रहे हैं कि देश भर में चर्चा है, आप पार्टियों को तोड़ रहे हैं, बल्कि चर्चा मुझे लग रहा है कांग्रेस में ज्यादा है इस बात की। सर माइक। हाँ। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है उसने अपने अलायंस में लाके एनडीए ने अपनी टीम तैयार कर ली है, उनकी टीम रेडी है और बैटिंग फुल स्विंग पे बैटिंग करने को तैयार है। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ बाकी ऑपोजिशन पार्टियों से, इंडी अलायंस से अभी तक ना तो उनका स्कीपर
बना है कि कौन उनका स्कीपर होगा, ना बना है कि उनकी टीम में कौन कौन है। अभी टीम में ही झगड़ा चल रहा है, कभी समाजवादी का, कभी कांग्रेस का, कभी आपस में ही कटपोल नहीं था। टीएमसी ने साफ साफ मना ही कर दिया है कि हम ज्वाइन नहीं करने देंगे। तो अभी जब पहले भैया अपनी टीम तो बना लो, जब टीम बन जाएगी तब आना। कब बैटिंग करोगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑलरेडी बैटिंग चालू कर ली है। उस टीम में है चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, नवीन पटनायक, देवगौड़ा जी, अजीत पवार, दुष्यंत चौटाला, चिराग पासवान। ये राइट विंग नहीं है, ये सारे के सारे सेकुलर लॉबी के सदस्य हैं। इनको किसी न किसी वजह से विगत 2 माह के अंदर आप अपने गठबंधन में लाए हैं। इसका मतलब 400 पार का जो आपका नारा है वो सिर्फ हवा बना रहे हो। आपको अपनी वो तैयार है ना, वो कह रहे हैं सर। अवधेश जानती कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जैसे रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं पूरी तरह तैयार है, इसलिए हम दावे कर रहे हैं और हमारे काम से जनता खुश है, दूसरी पार्टियां खुश है, बल्कि जो कभी विरोध में थे वो हमारे काम से खुश है, इसलिए हमसे जुड़ रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है। अनामिका जी बिल्कुल ठीक है, ये तैयार हैं, देश की जनता भी तैयार है। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा, और प्रधानमंत्री जी का बौखलाहट और घबराहट बिल्कुल साफ दिख रहा है जब वो कहते हैं 400 पार। ये जनता का हक है। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं, जनता का प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि ये औपचारिकता है, जनता ने पहले ही जीत का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं। नहीं, ये तो और खतरनाक है जब इनके बागपत का सांसद कहता है जनता के बीच कि तुम वोट दो या मत दो, आएगा तो मोदी। और यही बात संसद में, और जनता पर भरोसा है और जनता को हमारे काम पे भरोसा। वो जनता को ही तो बोल रहे तुम वोट दो या मत दो, आएगा तो मोदी। जनता में बोल रहे हैं, जनता की सभा में बोल रहे हैं उनके सांसद। तो इसका मतलब मोदी जी ने कॉन्फिडेंस दे दिया है सबको, तुम चिंता मत करो, हम तो तुमको जिता के देंगे यहीं से। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यदि चुनावी माहौल है, मैं इस पे बात करना चाहता हूं अनामिका जी कि चुनाव देश में देश के अहम मुद्दों पे होने चाहिए। उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है। सर मुद्दों की बात करेंगे, अवधेश जी भी कुछ कह रहे हैं, प्रेम जी भी मेरे साथ है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 5वीं लिस्ट जारी की है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ जहां से चर्चा थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अब आजमगढ़ में क्या हो गया, बार बार सवाल यही उत्तर प्रदेश से उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी ने तो खुली चुनौती दे दी है, वहीं जो मौजूदा सांसद है वहां से निरहुआ ने भी चुनौती दी थी कि यहां से आके अखिलेश यादव चुनाव लड़के दिखाएं। मैंने जो काम किया है, मैं उस भरोसे पर जनता के बीच जा रहा हूं और जनता अपना प्यार मुझे देगी फिर से। धर्मेंद्र जी आप बता दीजिए, सवाल अखिलेश यादव को लेकर हो रहे हैं तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आजमगढ़ से। एक चुनौती आपके चैनल के बांधे से मेरी भी है। अगर है हिम्मत मोदी जी की तो अयोध्या से चुनाव लड़के दिखाएं। आप पूछे उनसे, अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी चुनौती तो वाराणसी से भी थी। नहीं, मैं अयोध्या चुनौती दे रहा हूँ। उन्होंने राम मंदिर बनवाया, अयोध्या चुनाव लड़े। अखिलेश यादव पे बात नहीं, मैं मोदी पे बात कर रहा हूँ। नेता आपके अखिलेश जी हैं या मोदी जी? नहीं, मोदी जी कहाँ क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते मुझे बताइए। अयोध्या चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए बताइए। आप भी बताइए, आजमगढ़ से अखिलेश यादव को चुनाव क्यों नहीं लड़ना? ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। यही बात तो दूसरी पार्टी नहीं बिल्कुल, वो तो उनके लिए एसयूपी है ना। वो तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवाया, हमने प्रेम जी जवाब